कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं उससे। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में हम लोगों ने सबसे पहले क्या शुरू किया था? सबसे पहले हमने लोगों ने संविधान सभा शुरू की थी। संविधान सभा में हमने कैबिनेट मिशन पहले देखा, इसके बाद संविधान सभा का गठन देखा, उसमें कितने सदस्य थे, सीटों का बंटवारा कैसे हुआ, ऐसे देखते हुए फिर इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव देखे, इसके ये सब देखते हुए फिर समितियों के बारे में भी देखे। ठीक है, तो ये सभी 8 बड़ी समितियाँ थी और छोटी छोटी समितियाँ, ये सब देखते हुए हम आगे देखे थे। हम लोग भाग 3 पढ़े थे। भाग 3 में मूल अधिकार था। मूल अधिकार हम लोगों ने पूरी तरीके से समाप्त कर लिया। ठीक है, सभी पूरा तरीके से, उसके आगे कुछ नहीं है। जितना था, जितना महत्वपूर्ण था तो बहुत। जैसे अनुच्छेद मैंने अभी 30 पूरा नहीं बताया था, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ मलकारा कैथोलिक कॉलेज केस उसमें बहुत सारा था, उसको पूरा नहीं बताया गया। अनुच्छेद 15-16, हाँ 15-16 में आरक्षण की बात अभी नहीं की गई। ठीक है, आरक्षण को हम देखेंगे। ठीक है, उसको नहीं देखा गया। मंडल जजमेंट क्या था? मोरारजी देसाई ने जो वीपी मंडल, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में जो आयोग बनाया था, फिर उसने क्या अनुशंसा की, इसको बारे में हम लोग अनुच्छेद 16 में था। इसको हम आरक्षण के बारे में पढ़े नहीं, उसको हम देखेंगे। उसको कभी न कभी हम उसको एक साथ देखेंगे। इस तरह छोटे छोटे वीडियो में नहीं देखेंगे, एक साथ किसी दिन 1.5-2 घंटा का जितना भी होगा उसको बढ़ा के ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग नीति निदेशक तत्व, उसके आगे भाग 3 से आगे भाग 4 है। भाग 4 में नीति निदेशक तत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग उसको देखेंगे कि नीति निदेशक तत्व क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई, उसकी महत्व क्या है, कौन से भाग में है, कौन कौन से प्रावधान है इसमें। ठीक है, ये सभी चीज़ हम किस में देखेंगे? आज नीति निदेशक तत्व में। आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग मूल अधिकार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व में जब दोनों के मध्य कुछ टकराव हुए हैं, उस टकराव को जब देखेंगे तो ये जानना आवश्यक होगा कि मूल अधिकार में क्या था। तो मूल अधिकार आप पढ़ के तब नीति निदेशक तत्व शुरू करिएगा, क्योंकि मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व में पहले संविधान संशोधन से ही टकराव होना शुरू हो गया था। तो जैसे ही हम टकराव देखेंगे तो दोनों बातें आएंगी, मूल अधिकार की बात भी आएगी, नीति निदेशक तत्व। इस कारणवश आप लोग पहले मूल अधिकार देख लीजिएगा, तब इसको शुरू करिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज शुरू करें कि नीति निदेशक तत्व क्या है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। आइए हम उसको देखते हैं। ठीक है, नीति निदेशक तत्व में हम पढ़ेंगे क्या क्या। हम क्या क्या पढ़ेंगे इसको थोड़ा देखते हैं। पहले डीपीएसपी, इसको क्या कहते हैं? डीपीएसपी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे क्या कहते हैं? यहाँ लिखें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व। ठीक है, नीति निदेशक तत्व, ये अगर हम शुरू करें नीति निदेशक तत्व नहीं, अगर इंग्लिश देखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब क्या होता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। मतलब राज्य का मतलब क्या होगा, अभी हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 36 में। इससे पहले हम अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा देख चुके हैं, अनुच्छेद 36 में भी देखेंगे। ठीक है, तो वही है राज्य के नीति निदेशक तत्व, मतलब राज्य मतलब राज्य क्या है, अनुच्छेद 36 और 12 में बताया गया, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इसको देखते हैं पहले, कि आखिर हम इसमें पढ़ेंगे क्या नीति निदेशक तत्व में। अगर हम कहें कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि भैया इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, दूसरा क्या है, एक सेकेंड रुकिए थोड़ा। दूसरा क्या है, अगर हम इसे कहें कि किस भाग में है, दूसरा क्या हो गया, संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान। अगर तीसरा देखें तो इसका प्रकृति क्या है, अगर हम तीसरे की बात करें तो प्रकृति क्या है इसकी, इसको देखेंगे। ठीक है,
प्रकृति देखने के बाद हम इसमें जो देखेंगे हमारा जो है महत्व और जो देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट में क्या टकराव है। डीपी एसपी एंड किसमें फंडामेंटल राइट के मध्य टकराव कहें या संबंध कहें, कुछ भी कहें, संबंध भी कह सकते हैं, जो अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा। तो हम लोग इतनी बातें देखेंगे। उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति के बाद हम लोग देखेंगे इसकी प्रकृति क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसके महत्व क्या है, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट के मध्य जो टकराव हुए उसको देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ शुरू करें, उत्पत्ति शुरू करें। चलिए उत्पत्ति शुरू करेंगे, प्रकृति देखेंगे, फिर संवैधानिक प्रावधान देखेंगे, फिर महत्व देखेंगे, फिर उनके मध्य टकराव देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम क्रम से बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम रफ करते हैं और उत्पत्ति शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा कि क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, देखिए उत्पत्ति, पहला हम हेडिंग डाल देते हैं कि क्या उत्पत्ति कैसे हुई भैया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने 8 बड़ी समितियां देखी थी संविधान सभा में, हम लोगों ने 8 बड़ी समितियां देखी थी ना। ठीक है, तो उसमें एक बड़ी समिति क्या थी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या कर रहे थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जिसे कहेंगे अल्पसंख्यक मूल अधिकार एवं जनजाति, ये सभी को मिलाकर एक क्या बनी थी, एक समिति बनी थी, जो सबसे बड़ी थी। 8 बड़ी समितियों में एक बड़ी समिति थी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उसमें भी कई सारी उप समिति बना दी गई थी, क्योंकि काफ़ी बड़ी थी। इसमें अल्पसंख्यक के बारे में भी था, मूल अधिकारों के बारे में, तो इसमें कई सारी उप समितियाँ बना दी गई थी, जिसमें एक उप समिति बनाई गई थी जिसका नाम था मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, पूरी समिति के क्या थे, अध्यक्षता कर रहे थे। उसी का एक पार्ट क्या था, मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति बनाई गई, और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जिनकी केपी उनकी कृपलानी क्या ना देखिए, एक था क्या था जिसके अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे, सरदार जी कर रहे थे। ठीक है, उसमें से एक क्या ना मूल अधिकार से संबंधित उप समिति बनाई गई थी। ठीक है, सरदार जी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे उसी का एक भाग क्या था, मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति। ठीक है, उप समिति उप क्यों है, क्योंकि ये किसी समिति के अधीन थी। ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कृपलानी जी थे, जेपी कृपलानी जी थे। ठीक है, जेपी कृपलानी जी, सरदार जी क्या थे, पूरी ये सभी की मूल अधिकार हो गया, अल्पसंख्यक, ये सभी को मिलाकर एक समिति बनी थी जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सरदार जी कर रहे थे। परंतु उसी का एक भाग था जो मूल अधिकार से संबंधित था, उसके लिए एक उप समिति बनाई गई और जिसकी जेपी कृपलानी जी क्या कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा आप जाइए कहीं, मूल अधिकार आपको लाना है, आपको मूल अधिकार हमारे संविधान में जोड़ना है। अब आप जाइए मूल अधिकार को ढूंढिए, कहाँ कहाँ मूल अधिकार है, कैसे हैं, क्या क्या प्रावधान है, उसको लाके यहाँ पास व्यवस्थित करिए। तो केपी कृपलानी जी गए, कृपलानी मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, हमारे अमेरिका से लिया गया। तो ये क्या गए, अमेरिका के संविधान में जो मूल अधिकार थे और भी सारे मूल अधिकार लेके वो आए। जब कृपलानी जी आए तब उन्होंने क्या किया, यह व्यवस्था की कि सबसे पहले एम.एन. राव कौन थे, हम लोग संविधान सभा में देखें कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, एम.एन. राय थे। ठीक है, एम.एन. राय के सामने क्या हुआ, कृपलानी जी ले गए और बहुत सारा गट्ठर मूल अधिकारों को ले जाके उनके सामने रख दिए और कहा कि ये है हमारे मूल अधिकार के बारे में ये सारे प्रावधान हैं। तो
जो उस समय एम.एन. राय थे, उन्होंने यह सब देखा तो उस समय जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी थे। दो ही लोग बहुत महत्वपूर्ण, अगर संविधान सभा में देखें तो दो लोग बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें कहते हैं संवैधानिक सलाहकार, जो थे एम.एन. राय और हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तब इन्होंने इन लोगों ने जो गट्ठर लाया गया था कृपलानी जी के, जो कृपलानी जी क्या लाए थे, मूल अधिकारों को जो गट्ठर लाए थे उसे दो भागों में बांट दिया गया था। एक भाग को बांट दिया गया था मूल अधिकार, और दूसरा भाग जो बांटा गया था वो था नीति निर्देशक तत्व, दूसरा भाग था। ठीक है, इससे क्यों कैसे अलग किया गया, आर्थिक आधार पर अलग किया गया। अभी हम जब देखेंगे कि आखिर इसको ऐसा क्यों बनाया गया, तो अभी मालूम चलेगा कि किस कारणवश बनाया गया। जब हम प्रकृति देखेंगे, प्रकृति में यह मालूम चलेगा कि नीति निर्देशक तत्व में ऐसा क्यों शामिल किया गया जिसे संरक्षण नहीं प्राप्त है, और मूल अधिकारों में ऐसे ऐसे प्रावधान क्यों शामिल करे गए जो संरक्षण प्राप्त है और इसमें संरक्षण नहीं प्राप्त है। तो ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कृपलानी जी लाए तो उसे दो भागों में एम.एन. राय और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मिलकर क्या हुआ, विभाजित किया। और वो दो भाग कौन कौन से थे, तीसरा भाग था हमारा जो मूल अधिकार, और चौथा भाग हमारा नीति निर्देशक तत्व। तो इस प्रकार क्या हुआ, हमारे नीति निर्देशक तत्व सामने आए। ठीक है, तो हम लोग अब आगे देखते हैं। ये था हमारा क्या था, इसकी उत्पत्ति कैसे है तो आप लोग जान गए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, जेपी कृपलानी जी जब लाए तब यही बात हुई कि आखिर कौन कौन से भाग मूल अधिकार में रखे जाए और कौन कौन से भाग हम लोग नीति निर्देशक तत्व में रखे जाए। तो ये कहा गया कि सरकार, प्रेफरेंस के लिए जान लीजिए, इसको हम आगे देखेंगे। ये कहा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और एम.एन. राय जी ने ये कहा कि जिसमें वित्तीय संसाधन खर्च होंगे, जिसमें वित्तीय संसाधन खर्च होंगे वो क्या होंगे, उनको नीति निर्देशक तत्व में रखा जाए, और जिसमें वित्तीय संसाधन नहीं खर्च होंगे उसे कहाँ रखा जाए, मूल अधिकार में रखा जाए। वित्तीय संसाधन का मतलब जिसमें धन खर्च हो। ठीक है, जिसको प्रावधान लागू करने के लिए क्या हो, धन खर्च हो। उस समय भारत गरीबी से जूझ रहा था। अगर गरीबी में उस समय खाने के लिए नहीं था, अगर पहले ही व्यवस्था कर दिया जाए, उनके ऊपर यदि राज्य के ऊपर भार लाद दिया जाए, सरकार के ऊपर भार लाद दिया जाए, तो कभी आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। इस कारणवश ये कहा गया कि जिसमें धन खर्च होगा वो सभी किसमें शामिल होंगे, नीति निर्देशक तत्व। क्योंकि हमारे पास संसाधन ही नहीं थे, वित्तीय संसाधन थे नहीं, जिस कारणवश क्या किया गया, ऐसे सभी प्रावधान जिसमें धन खर्च होंगे या वित्तीय संसाधन न होने के अभाव में उनको क्या शामिल किया गया, नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा क्या है, प्रकृति किस प्रकार की है। प्रकृति अगर हम इसे कहें, इसका नेचर किस प्रकार का है। ठीक है, प्रकृति नेचर किस प्रकार का है, तो अनुच्छेद 36 की बात करें, इसमें दो प्रावधान हम देखते हैं, एक अनुच्छेद 35 और एक 36, एक 37। आर्टिकल की बात अगर करें, अनुच्छेद 36, और यहाँ देखें तो अनुच्छेद 37। ठीक है, अनुच्छेद 36 में ही ये कहा गया कि राज्य की परिभाषा दी गई। क्या कहा गया, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा दी गई। अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में क्या है, इसको देखते हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा ये बताई गई है कि मूल 36(4) में कहा गया, 36(4) इसको कई खंड में बांटी गई, जिसमें ये कहा गया 36(4) चौथे में। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, केवल अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा लिख लीजिए। अनुच्छेद इसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 12 में जो मूल अधिकार में राज्य की परिभाषा थी, वही राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में। इसमें केवल इतना ही कहा गया कि राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में थी, वही राज्य की परिभाषा किसमें हो जाएगी, अनुच्छेद 36 में। इसका मतलब क्या हुआ, जो वहाँ राज्य की परिभाषा थी, यहाँ राज्य की परिभाषा, दोनों क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो राज्य का मतलब वहाँ भी वही लगाया जाएगा, यहाँ भी लगाया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया पूरे संविधान में राज्य की परिभाषा एक होगी। ठीक है, तो राज्य अगर कहीं भी आएगा तो अनुच्छेद 12 मूल अधिकार में जाके देखिएगा, बताया गया है। क्या बताया गया उसको थोड़ा देख लीजिए। राज्य के अंतर्गत कौन आएगा, राज्य के अंतर्गत संसद आएगी, संघीय सरकार आएगी, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार आएगी, स्थानीय निकाय जैसे हमारी पंचायतें, नगर पालिका, ये स्थानीय बोर्ड, न्यास, ये सभी आएंगे।
और वे संस्थाएं जो बतौर निजी संस्था तो हैं लेकिन वो राज्य के अधीन कार्य कर रही हैं, वो भी किस में आएंगे, वो भी राज्य के अंतर्गत आएंगे। अनुच्छेद 12 में आप जाके देखिएगा, ये सभी अच्छे से एकदम बताया गया, यही बातें बताई गई लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा डीप में बताया गया। तो अनुच्छेद 36 में भी केवल इतना ही बताया गया। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 37 में क्या है। अनुच्छेद 37 में ये कहा गया, अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया, अनुच्छेद जो 37 में है इसमें ये एक पहली बात कही गई है कि ये शासन, ये क्या होंगे, राज्य के मूलभूत तत्व होंगे, राज्य के मूलभूत क्या होंगे, मूलभूत तत्व होंगे। इसका मतलब क्या होगा, होंगे। अनुच्छेद 37 में कहा गया राज्य के मूलभूत तत्व होंगे। इसका मतलब राज्य जब भी कोई कानून बनाएगा वो क्या करेगा, इसमें उपस्थित सभी प्रावधानों को लागू करने का प्रयास करेगा। इस कारण से क्या कहा गया, राज्य के मूलभूत तत्व होते हैं कि राज्य सरकार सरकार कोई भी हो, राज्य के अंतर्गत कोई भी सरकार क्या होगी, यदि कानून व्यवस्था लाएगी तो उसमें ये सभी प्रावधान को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। इस कारण से इसे क्या कहा गया कि राज्य के मूलभूत तत्व होंगे। ठीक है, तो इसकी प्रकृति अब देखें, ये तो इतनी बात साधारण हो गई। अगर दूसरी बात करें तो इसी में कहा गया प्रकृति गैर न्यायोचित होगी, गैर न्यायोचित न्यायोचित होगी। इसे कहा जाए नॉन जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल या नॉन इन्फोर्सिएबल का, नॉन जस्टिसिएबल दोनों बात एक ही है। गैर न्यायोचित, नॉन जस्टिसिएबल या नॉन इन्फोर्सिएबल दोनों बात होती है। गैर न्यायोचित का मतलब क्या होता है, अनुच्छेद 37 में कहा गया, यही प्रकृति बताता है। ठीक है, अगर ये शब्द यूज करेंगे तो ये क्या बताएगा, प्रकृति। गैर न्यायोचित का मतलब क्या होता है, गैर न्यायोचित का मतलब केवल इतना है कि इसको लागू करवाने के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मूल अधिकार पढ़ रहे थे, वो न्यायोचित प्रकृति से, मतलब यदि कि मूल अधिकार को लागू कराने के लिए क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन इसको लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अगर हम और साधारण भाषा में कहें कि यदि कोई भी विधि जो राज्य क्या करती है, बनाती है, और वो क्या करते हैं, नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करते हैं, तो हम न्यायालय में जाकर नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं करा सकते हैं। ठीक है, ये किस में कहा गया, अनुच्छेद 37 में कहा गया। लेकिन अगर मूल अधिकार में क्या था, मूल अधिकार में ये बताया गया था कि यदि मूल अधिकार की सरकार यदि कोई कानून बनाती है और वो मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो हम न्यायालय में जाकर उस कानून को रद्द करवा सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यदि कोई कानून बनाया गया हो जो नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन कर भी रहा हो, तब भी हम न्यायालय में जाकर इसे लागू नहीं करवा सकते या विधि को खारिज नहीं करवा सकते। इसे कहते हैं गैर न्यायोचित प्रकृति, जिसको कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है, जबकि मूल अधिकार को अनुच्छेद 32 के तहत संरक्षण प्राप्त था, लेकिन इसे कोई संरक्षण प्राप्त नहीं। तो इसे क्या कहा गया, गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं, मतलब इसके आधार पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते। इसका मतलब न्यायालय, ये न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 37। ठीक है, हालांकि गैर न्यायोचित प्रकृति है। ठीक है, इसके बारे में ये कहा गया, आगे थोड़ा देखते हैं, इसे रफ कर दें। देखिए गैर न्यायोचित प्रकृति क्या है, इसे पहले देखते हैं। गैर न्यायोचित प्रकृति के मतलब तो जान ही गए कि इसको लागू करवाने के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते, जबकि मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत और 226 के तहत हम न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर देखें कि गैर न्यायोचित प्रकृति है तो आलोचकों ने क्या किया है, बहुत सारे आलोचक हुए, आलोचकों ने यह बताया है कि ये ठीक नहीं है, गैर न्यायोचित प्रकृति है, इसका मतलब संरक्षण प्राप्त नहीं। जब किसी चीज़ को संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तो वो कैसे बने रहेंगे, उसे लागू करवाया ही नहीं जा सकता। जैसे अगर मूल अधिकारों को संरक्षण प्राप्त न होता तो क्या वो अब तक इतने मूल अधिकार बचे होते, नहीं बचे होते, किसी न किसी रूप में क्या होते, टूटते जाते। उसी प्रकार ये कहा गया
कि जब इसको संरक्षण ही नहीं प्राप्त है तब ये लागू कैसे होंगे, कहें ये व्यर्थ का है। तो इनको आलोचकों ने बहुत सारे शब्द का यूज किया। जैसे अगर कहा जाए तो इसे कहें अतिरेक कर्मकांडी, अतिरेक कर्मकांडी है, कोई मतलब कि नहीं कर्मकांडी, अगर इसे कहें कर्मकांडी। केटी शाह ने कहा था, केटी शाह आप लोग जब पढ़ रहे थे संविधान सभा तब ये व्यक्ति का नाम आए थे, ठीक है। अतिरेक कर्मकांडी कहा, ठीक है। आकांक्षा मात्र कहा गया, और सारे आलोचक थे जिन्होंने कहा आकांक्षा मात्र। टीटी कृष्णाचार्य थे, कहें ये स्थायी कूड़ाघर है, कोई मतलब नहीं। स्थायी कूड़ाघर का मतलब बने तो हैं लेकिन इनका कोई महत्व नहीं है। टीटी कृष्णाचार्य भी हम लोग वहाँ देखे थे सभी, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये कहें अतिरेक कर्मकांडी है, ये सभी चीज़ कहा गया। ये सभी आलोचक कहें कि इसका कोई मतलब नहीं, कोई महत्व नहीं है, अतिरेक कर्मकांडी है, स्थायी कूड़ाघर है। कुछ लोगों ने कहा ये ऐसे तत्व शामिल किए गए जो जनवरी में टूट जाते हैं, मतलब कुछ समय के लिए लागू करा दें फिर इसके बाद लागू नहीं होंगे। तो ये सभी चीज़ कहा गया, आलोचकों ने इसके बारे में बहुत इस तरह की बातें कही। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मूल अधिकार में तो वो शामिल था कि उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को लागू करवाना सरकार की जिम्मेदारी होगा, क्योंकि अनुच्छेद 37 में राज्य के मूलभूत तत्व लिखे हुए हैं, भले ही ये गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा, भले ही ये गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं, लेकिन गैर न्यायोचित प्रकृति के, लेकिन इसकी क्या करते, इसकी अवहेलना करके, इसमें जो प्रावधान है इसकी अवहेलना कर कोई भी सरकार अपने पद पर नहीं बनी रह सकती, अपने मतलब कोई भी अपने पद पर नहीं बन सकती, क्योंकि हर 5 वर्ष में क्या होगा, हर 5 वर्ष में चुनाव होता है। तो जब 5 वर्ष में चुनाव होगा तब क्या होंगे, जो जनता के प्रतिनिधि चुन के गए होंगे वो वापस क्या होंगे, वोट लेने के लिए आएंगे जनता के समक्ष। तब जनता इसी आधार पर उनसे ये पूछती है कि आपने क्या किया है। तब वो लोग अगर कुछ नहीं किए हो तो क्या बताएंगे, तब कहेंगे हम आपको वोट नहीं देंगे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहा कि अगर कोई सरकार नीति निर्देशक तत्व की अवहेलना करता है तो वो अपने पद पर नहीं बना रहेगा। इसलिए अपने पद पर बने रहने के लिए इनको इम्प्लीमेंट कराना जरूरी है, मतलब लागू कराना जरूरी है, क्योंकि भारत में जनमत का शासन है, जनमत जिधर होगी उसी की सरकार बनेगी। अगर आप इसकी अवहेलना कर देंगे तो सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि राजनीति में सरकार बनाना ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अगर व्यक्ति को जीतना है तो वो नीति निर्देशक तत्व को लागू करेगा। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था इन सभी का उत्तर देते हुए, ठीक है। चलिए ये इतना था, ठीक है। हमारा क्या था, हमारा कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, प्रकृति क्या थी, इसको देखें। आप सभी चीज़ नहीं लिखना, ये सब चीज़ तो बताने के लिए था, केवल और केवल इतना ही लिखना था जितना। ये सभी चीज़ अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं होगा, ठीक है। प्रकृति देखते हैं, प्रकृति हो गया ना। अब हम लोग देखते हैं कि प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान क्या है, ठीक है। संवैधानिक संवैधानिक प्रावधान भाग 3 में मूल अधिकार को शामिल किया गया और भाग 4 में क्या शामिल कर दिया गया, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया। तो अगर कहा जाए कौन से भाग में है, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है, तो कहा जाएगा भाग 4 में। हमारे संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। 22 भाग हैं, पहले भी 22 थे, आज भी 22 हैं, लेकिन अब क्या हो गया, बीच में परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत अगर काउंट करेंगे तो 25 होगा, लेकिन अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 से 22 ही तक है, ठीक है। लास्ट में 22 ही है, लेकिन इनके बीच में कई सारे क्या हो गए, जैसे 9 का हो गया, 9 का हो गया, 14 का हो गया, ठीक है, ये सब जुड़ गए, ठीक है। तो ये सभी मिलाकर कितने होगा, इस समय वर्तमान में 25 है, ठीक है। 25 वर्तमान में कितने, 25 काउंटिंग करने पर आएंगे, लेकिन अगर लास्ट में अगर नंबरिंग देखेंगे तो 22 ही भाग हैं। पहले भी संविधान में 22 भाग थे, आज भी 22 भाग हैं, लेकिन काउंटिंग में देखेंगे तो 25 भाग हैं, ठीक है। चलिए उसमें 25 भाग कौन कौन से देखिए,
हमारा क्या हुआ था, संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके अंतर्गत 7वां और 9वां भाग गायब कर दिया गया था, लेकिन फिर से जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, 9 का जोड़ा गया, ठीक है, 9 का जोड़ा गया, ठीक है। तो ये हो गया, और इसके बाद हमारा 14 का जोड़ा गया, ठीक है, 14 का, ठीक है। तो ये सभी मिलाकर कितने क्या हो गए, और एक जोड़ा गया हमारा 4 का। 4 का में अभी हम आगे देखेंगे, इसी के आगे देखेंगे कि मूल कर्तव्य है, ठीक है। तो मूल कर्तव्य कैसे उसको देखते हैं। तो इसमें जोड़ा गया था 9 भाग गायब कर दिया, तो 9 का, 9 का और फिर 4 का, कितने हो गए, 2 गायब हुए, 5 जोड़ दिए गए, 25 हो गए, ठीक है। 2 हटा दिए गए थे, 7वां तो आज भी निरस्त है, ठीक है। 7वां जो भाग है वो आज भी निरस्त है, ठीक है। लेकिन 9वां भाग गायब कर दिया गया था, लेकिन बाद में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 9 का हो गया, ठीक है। तो 9वां जोड़ा गया, 9वां फिर आ गया, तो कितने हो गए, 21, और ये 4 जुड़ गए, वो 4 मिलके क्या हो गए हमारे 25 भाग, लेकिन काउंटिंग में 22 भाग है, ठीक है। तो उसमें कौन से भाग में है, भाग 4 में, ठीक है। भाग 4 में संवैधानिक प्रावधान, अगर अनुच्छेद देखें, अनुच्छेद 36 से शुरू है, कितने तक है, 51 तक, 36 से शुरू होकर कितने हैं, 51 तक, ठीक है। तो ये 35 तक क्या था, 12 से शुरू होकर 35 तक मूल अधिकार था, 36 से लेकर 51 तक क्या है, नीति निदेशक तत्व, ठीक है। तो ये है हमारा संवैधानिक प्रावधान, केवल इतना, ठीक है। चलिए आगे देखें, भाग 4 में 35 से, तो संवैधानिक प्रावधान जब हमारा नीति निदेशक तत्व या संविधान सभा बैठी थी, तो संविधान सभा या नीति निदेशक तत्व मूल अधिकार जो भी प्रावधान बनाए गए हैं, अगर कहा जाए कि संविधान सभा में किस प्रकृति के लोग थे, तो 3 प्रकृति के लोग थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, एक थे 3 प्रकृति के लोग, कौन कौन से हैं, थोड़ा देखते हैं। पहले उदारवादी थे, उदारवादी, समाजवादी, और जो हमारे लास्ट में है गांधीवादी। तीन विचारधारा के लोग थे, उदारवादी, समाजवादी और गांधीवादी। तो अगर समाजवादी में देखेंगे तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी भी समाजवादी थे। उदारवादी में तो लगभग 90%, अगर संविधान सभा में उदारवादी देखेंगे तो 90% लोग उदारवादी थे, केवल 10% लोग समाजवादी और गांधीवादी थे। गांधीवादी में अगर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को देखें तो श्रीमन नारायण अग्रवाल, ये क्या थे हमारे गांधी जी के सबसे, गांधी जी को ये बहुत मानते थे, ठीक है। तो श्रीमन नारायण अग्रवाल क्या थे, गांधी जी संविधान सभा में नहीं थे। आप जब संविधान सभा देखेंगे तो गांधी जी संविधान सभा में नहीं शामिल हुए थे। उनके तरफ से अगर सबसे बड़े गांधीवादी देखेंगे तो श्रीमन नारायण अग्रवाल थे, समाजवादी में हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। उदारवादी में और जितने व्यक्ति थे ये सभी उदारवादी थे, थोड़े बहुत छोड़कर 90% लोग अगर जो थे वो क्या थे, 389 सीटों में जो 90% लोग थे वो क्या थे, उदारवादी थे, ठीक है। तो ये 3 विचारधारा के लोग थे। इन 3 विचारधाराओं को नीति निदेशक तत्व में शामिल किया गया। नीति निदेशक तत्व में ये तीनों विचारधारा के लोग शामिल हुए। इस कारणवश हमारे नीति निदेशक तत्व 3 प्रकृति के हो जाते हैं। कौन कौन से, उदारवादी, समाजवादी और गांधीवादी। तो इसी आधार पर क्या कर दिया, उदारवादी सिद्धांत 3 भागों में बांट दिया गया। उदारवादी सिद्धांत और समाजवादी सिद्धांत, और जो हमारा गांधीवादी सिद्धांत, ठीक है। तो तीनों विचारधारा के लोग शामिल थे संविधान सभा में। तो तीनों की बात रखने के लिए क्या किया गया, नीति निदेशक तत्व में तीनों लोगों के विचारों को क्या किया गया, शामिल किया गया। गांधी जी के क्या थे, गांधीवादी का मतलब गांधी जी के मुख्य विचार क्या थे, समाजवादी लोगों के विचार क्या थे, उदारवादी लोगों के विचार क्या थे, इसको हमको देखना है, ठीक है। इसमें है जैसे 38 हो गया, 39 हो गया, इसमें है 40 तो यहाँ गया, 41 यहाँ है, ठीक है, 42 इसमें है,
फिर 43, ठीक है, इस तरह 44 इसमें है, 45 भी इसमें है, 46 इसमें। तो ऐसे करते हुए तीनों में बांटा गया, लेकिन संविधान में इस आधार पर बांटा नहीं गया, ना तो उदारवादी लिखा गया, ना समाजवादी और ना ही गांधीवादी सिद्धांत। ये तीनों बातों में बांटा नहीं गया, अनुच्छेदों को बांटा नहीं गया। अनुच्छेद तो वहाँ सीरियल से ही है, 35, 36, 37, 38, 39 से लेकर 51 तक, परंतु उनकी प्रकृति के आधार पर बांट दिया गया है आसान करने के लिए, पढ़ने के लिए क्या कर दिया गया है, जितने प्रकार के लोग थे उन्हीं के आधार पर अनुच्छेदों को बांट दिया गया है। तो उस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे भी। उदारवादी सिद्धांत क्या थे, समाजवादी सिद्धांत क्या है, गांधीवादी। संविधान में इसका प्रावधान नहीं है कि उदारवादी सिद्धांत पे इतने अनुच्छेद हैं, ये इसको सरल करने के लिए जितने विचारधारा के लोग थे उसी के अनुसार इसको विभाजित किया गया है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसको देखेंगे कल, आज नहीं, क्योंकि टाइम हो जाता है। इसमें अगर कहें जैसे 38 हो गया, ठीक है, 39 हो गया, 40 नहीं है इसमें, 40 यहाँ है, 40 यहाँ है, 41 यहाँ है, ठीक है, यहाँ पास फिर 42 है, ठीक है, यहाँ भी 42 है, दोनों जगह है, ठीक है। फिर इसके बाद 43 हो गया, यहाँ 43 है, 43 समाजवादी में भी है, ठीक, सॉरी 43 इसमें है, 43 इसमें है, 44 यहाँ है, 45 यहाँ है, ठीक है, 46 यहाँ है, 47 दोनों में है। दोनों का मतलब इसके कुछ 47 को कई पार्टों में डिवाइड किया गया है। जो दो दो देख रहे हैं कि 42 यहाँ, यहाँ कैसे है, इनको भाग में बांटा गया, जिस कारण बस पहला भाग इसका रहा होगा, इसको कई खंड में, जैसे 1, 2, 3 खंड में बांटा गया। कुछ खंड इसके गुण मिलते हैं, कुछ खंड इसके गुण मिलते हैं, इस कारण बस दोनों में 47 यहाँ भी है और 47 यहाँ भी है, ठीक है, ठीक। 48 यहाँ भी है, 48 यहाँ भी है, 49 यहाँ है, 50 यहाँ है, 51 यहाँ है। तो इतने हो गए अनुच्छेद, 38, 39, 40, 41, 42, ये सभी अनुच्छेद इस प्रकार बचे हुए हैं, लेकिन संविधान में एक तरफ के हैं ना। तो इसको हम लोग कल देखेंगे। कल हम केवल उदारवादी सिद्धांत या समाजवादी जो भी उठाएं इसी को उठाएंगे। उदारवादी 38, 39 हम लोग हो सकता है शायद इस तरह हम देखें, पूरा पढ़ के फिर उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, या डिवाइड करके ही पढ़ेंगे तो समझ भी आएगा, जिस तरह कल देखा जाएगा, ठीक है। तो इसको कल देखते हैं। तो आज ये केवल, इसमें तो ज़्यादा लिखना नहीं था, केवल समझने की बात थी, इसको बताना जरूरी था ताकि आगे समझ में आए, नहीं तो समझने में भी परेशानी होगी। राज्य क्या है, किस प्रकृति के हैं, कैसे आया, कौन कौन भाग में डिवाइड किया गया, तो इसको देखना जरूरी था। कल हम लोग इसके आगे देखेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है, या इसको, यदि इसको जितने भी हो जाएंगे तो सभी देख लेंगे अगर हो जाएगा, ठीक है। तो कल मिलें। आज तो कुछ बोलना नहीं है क्योंकि पढ़े ही नहीं है तो बोलेंगे क्या, ठीक है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, ये बोल ही सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा जो भी थोड़ा बहुत है। आज तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की बात नहीं थी, केवल जानने की बात थी, ठीक है। तो कल मिलते हैं, कल इससे आगे शुरू करेंगे। आज डीपीएस मूल अधिकार आप लोग देख ही लीजिएगा, क्योंकि मूल अधिकार जब इसके साथ देखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। मूल अधिकार में टकराव है, आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसे ही देखना पड़ रहा है, देखना ऐसे नहीं है। मूल अधिकार के साथ टकराव देखेंगे, जब चंपकन दोहराई राजन देखेंगे, पहला संविधान संशोधन, तो परेशानी होगी कि किस आधार पर ये संशोधन होना शुरू हुए। संशोधन अचानक तो नहीं हो जाते, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, कुछ परिस्थिति उत्पन्न हुई होगी तभी संशोधन हो रहा है। तो संशोधन ऐसे नहीं हुए, तो उसको देखने के लिए आप मूल अधिकार जरूर देखिएगा, फिर इसको देखना शुरू करिएगा, ठीक है, ठीक है। कल मिलते हैं, ठीक, चलिए।